Hello everyone. Today we are going to start with class +1 NCERT Maths with the chapter first, which is about set. सेट के बारे में आज हमने पढ़ना है। +1 का मैथ है NCERT। सेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी इट्स डेफिनेशन। सेट क्या होता है? इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू नो वेरी वेल क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर दिया। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब उस कलेक्शन का प्रॉपर ऑर्डर या फिर उसका क्राइटेरिया, किस बेस पे आपने उन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया है, किस वजह से आपने उनको सिलेक्ट किया है, वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा, जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की। नेचुरल नंबर्स मैंने आप लोगों को कहा कि 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स चाहिए मुझे, उन सबको इकट्ठा करो। तो आप किस किस को लेके आओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 डिजिट्स को आप लेके आओगे। ना तो इनमें से कोई और एक्स्ट्रा जो पर्सन है वो आके इनमें से किसी भी एक को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता, ना ही किसी और को यहाँ पे एक्स्ट्रा किसी की एंट्री करवा सकता है। इसके अंदर पर्सन टू पर्सन एक टर्म होती है, पर्सन टू पर्सन नो वेरिएशन। हर पर्सन के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन, कोई चेंज पॉसिबल ना हो, तो वो कलेक्शन कैसा जाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन में जाता है। जैसे ये कलेक्शन थी, इसके अंदर किसी एक्स्ट्रा की एंट्री भी पॉसिबल नहीं है, ना ही हम इन 10 में से किसी को हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या है? इसके अंदर कोई भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। ये कलेक्शन जो है वो फिक्स्ड रहेगी, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है इसमें। तो ये कलेक्शन क्या बनेगी? कि वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का। तो ये जो कलेक्शन है उसको हम बोल देंगे सेट बन जाएगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आप लोगों ने देखा हो तो ये ब्रैकेट्स यूज़ कर ली हैं, करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट ये होती है सेट की नोटेशन। सेट को हमेशा इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे A B C, वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट। ना तो आप लोगों को कोई ओपन ब्रैकेट यूज़ करनी है, ना ही कोई क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। ये करली ब्रैकेट यूज़ होती हैं सेट की नोटेशन के लिए। ओके। उसके बाद बात आती है, एक एग्जांपल एक और लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 3-4 पर्सन को बिठा देते हैं। पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकेंड, ये है थर्ड पर्सन और ये हो गया फोर्थ। मैंने कहा इन 4 बच्चों को या इन 4 पर्सन्स को अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हें पसंद है, टॉप 10 क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाओ। टॉप 10 क्रिकेटर्स की लिस्ट बनाओ। इन चारों को बोल दिया मैंने, इन चारों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस फर्स्ट ने फर्स्ट नंबर पे डाल दिया विराट कोहली को, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई और डाला। इस पर्सन ने फर्स्ट नंबर पे डाल दिया AB डिविलियर्स को। ठीक है। सेकंड थर्ड फोर्थ इसने भी अपनी लिस्ट बना दी। इस पर्सन ने उसके अंदर डाल दिया फर्स्ट नंबर पे रोहित शर्मा को। ओके। इस पर्सन ने फर्स्ट नंबर पे किसी और को डाल दिया, आप सोच लेना, मुझे क्रिकेट इतना नहीं पता है उसके बारे में। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे। अब आप यहाँ पे सोच के देखो, मैंने यहाँ पे 4 पर्सन लिए हैं और चारों की लिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज है। किसी ने फर्स्ट नंबर पे किसी को डाला है, किसी और ने किसी को। कोई 5वां आएगा उसकी लिस्ट कुछ और होगी, आप बनाओगे उसकी कुछ और होगी, 10वें बंदे की कुछ और होगी। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है? इस टॉप 10 क्रिकेटर्स की लिस्ट में पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? वेरिएशन हो रहा है, चेंज आ रहा है। इसमें चेंज आ रहा है ना। चेंज अगर जिसमें आ जाए तो वो कलेक्शन क्या बनेगी? हम टॉप 10 क्रिकेटर्स की लिस्ट को कलेक्ट करेंगे ना, तो वो कलेक्शन क्या? सेट नहीं बनेगी, क्योंकि इसके अंदर चेंज आ रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन पॉसिबल हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे? जहाँ पे भी रैंकिंग की बात हो जाए,
रैंकिंग की बात हो जाए, जैसे कोई तुमसे पूछे कि इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी टॉप लिस्ट बनाओ पर्सन टू पर्सन, हर एक के अकॉर्डिंग उसका व्यू अलग होगा। वो फर्स्ट पे किसी और को डालेगा, सेकंड पे, थर्ड पे किसी और को डालेंगे, अपने अकॉर्डिंग रैंक सिलेक्ट करेंगे। तो इस केस में पर्सन टू पर्सन क्या हो जाता है, वेरिएशन पॉसिबल हो जाता है, चेंज पॉसिबल हो जाता है। तो इस तरीके की जो कलेक्शन होती है, टॉप लिस्ट बनाना, रैंकिंग करना, वो सेट फॉर्म नहीं करती। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ बेसिक सी चीज़ ये याद रखनी है आप लोगों को, किसी भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड का मतलब उसमें कोई वेरिएशन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, कोई चेंज पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जो उसके अंदर डल सकता है वही फिक्स मटेरियल हो, ना तो कोई एग्जिट हो सके, ना ही कोई फर्दर अपनी मर्जी से उसमें एंट्री कर सके। ठीक है, वो होता है सेट। अब बात आती है, सेट होते हैं काफ़ी तरीके के, फाइनाइट सेट होते हैं और एक इनफाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल जाता है। फाइनाइट सेट वो जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, एंड विच इज एम्प्टी सेट, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो और जो कि सेट एम्प्टी हो। इनफाइनाइट का मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, वो होता है। ठीक है, इनके बारे में डीपली हम एक्सरसाइज में बात करेंगे जब फर्दर 1.2 1.3 पे पहुंच जाएंगे। अभी के लिए, आज के लिए डेफिनेशन वर्क था, इसके कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं एक बार। आपकी लोगों की बुक में ही दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है जैसे एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ beginning with लेटर J। मतलब क्या, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से जो भी महीना इस लेटर J के साथ स्टार्ट होता है उन सबको इकट्ठा करो, कलेक्ट करो और ये बताओ कि वो कलेक्शन सेट बनेगी या नहीं बनेगी। अब आप ये सोचो, 12 महीने फिक्स्ड हैं साल में, कोई 13 या 11 नहीं होते किसी साल में। ठीक है, और वो J से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई, ये 3 महीने होते हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। अब कोई तीसरा बंदा आके या 40वां बंदा आके या 100वां बंदा आके मुझे ये नहीं कह सकता कि मैम यहाँ से जनवरी हटा दो, मैम इसके अंदर अगस्त की एंट्री करवा दो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ना तो हम इन तीनों में से किसी को हटा सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, ना ही किसी को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं हुआ, कोई भी वेरिएशन पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये सेट बन जाएगा, ये कलेक्शन सेट बन जाएगी। ओके, आगे इसका सेकंड पार्ट बोला है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। सेम वही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। क्या बात हो गई इसमें, रैंकिंग की बात हो गई ना। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, जैसे अभी क्रिकेटर्स वाला एग्जाम्पल दिया था वैसे इसमें राइटर्स का एग्जाम्पल है। ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कोई इसमें चेतन भगत को पहले डाल सकता है, कोई मुंशी प्रेमचंद को, या कोई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो भी राइटर्स हैं, आई डोंट नो वेरी वेल। तो इसमें क्या है, आई मीन टू से रैंकिंग की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे पर्सन की चॉइस चलने लग जाती है वहाँ पे दिक्कत क्रिएट हो जाती है, वेरिएशन पॉसिबल हो जाती है। तो ये जो कलेक्शन बनेगी वो एक सेट नहीं बनेगा। ओके, थर्ड पार्ट है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टीम्स हैं उन सब के बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ढूंढ लो। अब यहाँ पे भी चॉइस चल सकती है, मेरे अकॉर्डिंग कोई और बेस्ट होगा, आपके अकॉर्डिंग कुछ और, तीसरे के अकॉर्डिंग कुछ और। तो यहाँ पे भी क्या है, वेरिएशन पॉसिबल है। कोई एक यूनिक लिस्ट नहीं बना सकते आप यहाँ से कि वो सबके लिए फिक्स हो। ठीक है, तो वेरिएशन पॉसिबल है, ये जो कलेक्शन बनेगी वो भी सेट नहीं बनेगी। फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबको कलेक्ट कर लो। वो कलेक्शन क्या एक सेट बनेगी या नहीं बनेगी, सोच के देखो। आप लोग इस क्लास +1 में हो, यहाँ पे कोई बच्चा
9th से आके बैठ जाता है, कोई बच्चा +2 से आके बैठ जाता है, आपके रूम में आके बैठ जाता है, तो क्या ये दोनों बच्चे भी +1 के बन जाएंगे क्या? वो सिर्फ आपके रूम में बैठने से उनकी क्लास चेंज तो नहीं हो जाएगी, वो क्लास +1 के तो नहीं बन जाएंगे? या फिर आपकी क्लास में से कोई उठ के बाहर पानी पीने चला गया, मान लो सोनू है वो बाहर चला जाता है पानी पीने, रूम से बाहर निकलते ही वो +1 की बजाय +2 में तो नहीं पहुंच जाएगा, या फिर 10th में तो नहीं हो जाएगा? ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो कोई चांस नहीं बनते। तो जो क्लास +1 के बच्चे हैं आपकी स्कूल में, आपकी क्लास में, वो +1 के ही रहेंगे, चाहे वो उस रूम में हो, चाहे कोई उनको बाहर निकाल दे, चाहे किसी और को आपके रूम में शिफ्ट कर दे, कोई और बाहर का पर्सन आके भी आप लोगों को ये नहीं कह सकता नहीं तुम +2 के हो, नहीं बोल सकता। तो इसमें क्या है, वेरिएशन पॉसिबल नहीं हुई। अगर वेरिएशन पॉसिबल नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा, एक सेट बन जाएगा। इसका आंसर आएगा यस, दिस कलेक्शन विल फॉर्म ए सेट। ओके, नेक्स्ट है इसका 5th पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग होती है 1 2 3 4 से शुरू होते हैं, 100 तक की कलेक्शन लेनी है। 100 तक की कलेक्शन में कौन कौन से डिजिट्स आ जाएंगे, सारे के सारे 1 2 3, कहाँ तक जाएगा, 99 तक। अब आप लोग ये बताओ, ये मैंने कलेक्शन बना दी, क्या इसके अंदर से मैं 10 को हटा दूँ, या इसके अंदर मैं 101 की एंट्री करवा दूँ, या मैं या कोई और ऐसा कर सकता है? 10 को हटाओगे तो मतलब आपकी कलेक्शन पूरी नहीं होगी, लेस देन 100 सारे लेने थे और आपने 10 छोड़ दिया तो वो वैसे ही गलत हो जाएगा। 101 को आप एंट्री करवा नहीं सकते क्योंकि इसने स्ट्रिक्टली बोला है कि लेस देन 100 होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। अगर आप 101 की एंट्री करवाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे 1 से लेकर 99 तक का, 1 से लेकर 99 तक के ही डिजिट्स आ सकते हैं, इसके अलावा ना तो यहाँ से कोई निकल सकता और ना ही यहाँ पे कोई एंट्री हो सकता है। तो क्या लगता है, इसके अंदर चेंज पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। जब चेंज पॉसिबल नहीं है तो क्या ये कलेक्शन सेट बन जाएगी? ऑब्वियसली बन जाएगी, यस इट विल बी अ सेट। क्लियर? नेक्स्ट 6th पार्ट है, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद बहुत फेमस राइटर हैं, उनके लिखे हुए जितने भी नॉवेल्स हैं उन सब की कलेक्शन बताओ, क्या वो सेट बनेगी या नहीं बनेगी? सोचो एक बार। मुंशी प्रेमचंद नहीं है अब, बट उनकी नॉवल जो उनकी क्रिएशन है वो तो अभी भी है। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर बुक लिखी है उस पर किसी और का नाम चला जाएगा, या फिर किसी और की बुक पे आज हम मुंशी प्रेमचंद को पब्लिश कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, उनको नाम नहीं दे सकते। तो वो पर्सन आज इस दुनिया में है ही नहीं, बट उनकी क्रिएशन है, ना तो उसकी क्रिएशन को कोई और चुरा सकता है, ना कि हम किसी और की बुक को उनका नाम दे सकते हैं। तो क्या लगता है, जब हम उनकी बुक्स के नाम को कलेक्ट करेंगे, जो उसमें 10 आएंगी, 100 आएंगी, 1000 आएंगी, जितने भी नॉवेल्स आएंगे, क्या उसमें कोई चेंज हो सकता है इस हिसाब से? मैंने कहा किसी और की बुक को हम उनके नाम पे नहीं कर सकते, ना ही उनकी क्रिएशन को हम किसी और के नाम पे कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन आज है ही नहीं। ठीक है, तो जब हम उनकी कलेक्ट करेंगे नॉवेल्स वगैरह, उसके अंदर कोई भी चेंज ही नहीं हो सकता, कोई भी चेंज ही नहीं हो सकता, तो वो क्या बन जाएगा, एक सेट फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं, सारे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इवन इंटीजर्स को कलेक्ट करना है, मतलब 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, तो क्या लगता है यहाँ से कोई आके 6 को बाहर निकाल सकता है, या फिर यहाँ पे किसी की 11 एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती, चेंज पॉसिबल नहीं है, तो इट विल फॉर्म ए सेट डेफिनेटली। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको कलेक्ट कर लो। अब आप यहाँ से किसी की शॉप से, एक शॉप से एनसीईआरटी की बुक ली आपने,
एक आपने रोहतक से मंगवा ली एनसीईआरटी की बुक, एक आपने दिल्ली से मंगवा ली +1 की एनसीईआरटी की बुक। क्या लगता है उसमें फर्स्ट चैप्टर में अगर इसमें 20 क्वेश्चन है तो यहाँ से आई हुई में 25 हो जाएंगे या इसमें 30 हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनसीईआरटी की बुक सेम है +1 की, चैप्टर सेम है, तो क्वेश्चन की कलेक्शन भी क्या रहेगी, हर बुक में सेम रहेगी। कोई पर्सन अपनी मर्जी से उसमें कोई क्वेश्चन ऐड नहीं कर सकता, ना ही उसमें डिलीट कर सकता है, तो इसके अंदर भी वेरिएशन क्या है, नहीं हो सकती, तो ये सेट भी बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हम आगे भी इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। आई नो थोड़ी सी खिचड़ी सी बन गई है, बट मैथ में थोड़ा सा चल जाता है इस तरीके से काम। ओके, आई होप यू विल मैनेज। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।